पाकिस्तान के अंदर जो है सिंगल बेंच ऑफ पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने आज अपने जो फैसला पहले दिया था उसको रिवर्स करते हुए जो बल्ले का निशान था वो पीटीआई से ले लिया है और ईसीपी ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बल्ले का निशान जो है पीटीआई से वापस लिया जाए क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी के जो पोल्स हुए हैं उसके अंदर कुछ हमको इलीगली वो किए गए हैं, कुछ सही नहीं है। जस्टिस एजाज जो खान है उन्होंने कहा जी मैं पिछला जो कोर्ट का है डिसीजन उसको रिवर्स करता हूं। 6 पेज ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डर दिया गया था, ये जो वर्डिक्ट दी गई थी, ये हिंडर कर रही थी स्मूथ पोल प्रोसेस और इसको कंडक्ट किया था ईसीपी ने और ये सारी चीजें फाइंड आउट की थी। तो इंटरम ऑर्डर जो हमने पास किया था उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। ईसीपी जो है उसको उन्होंने डायरेक्ट किया कि भाई आप पोल प्रोसेस की तरफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चलें और उन्होंने कहा जी कि ये एक ईसीपी जो है उसने चूंकि एक रिव्यू पिटीशन डाली थी कि जो इन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसके ऊपर आप जरा गौर करें, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने आज दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने दिसंबर 26 में जो डिसीजन दिया था उसमें ईसीपी का उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड किया था और ये बल्ले का निशान पीटीआई को रिस्टोर किया था, लेकिन अब आज उन्होंने जी कर दिया इसको रिवर्स। बैरिस्टर असद रहीम खान जो है वो कह रहे हैं जी कि अभी भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है जो हम खटखटाएंगे और अपना बल्ले का निशान वापस लेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान जो है उन्होंने कहा जी कि मुझे लग रहा है कि फरवरी 8 को इलेक्शंस होंगे और बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो जो डिले हुआ था उसका दरवाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। आज मीडिया से बात कर रहे थे फरवरी 8 के इलेक्शंस के सिलसिले में और उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि ये और ज्यादा पोस्टपोन किए जा सकते हैं। जो सिक्योरिटी रीजन जो एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, यानी कि जाहिर है कि JUIF की तरफ उनका इशारा था, लेकिन नाम ना लेते हुए क्योंकि उनकी पार्टी पे टेररिस्ट अटैक हुआ था DI खान में, तो वो कहते हैं जी कि मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से ये होगा। तो वो उसमें पुलिस ने भी कहा था कि ये JUIF के ऊपर टारगेट नहीं है, ये पुलिस स्टेशन के ऊपर टारगेट था। तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना जो है वो आंसर नहीं है इस प्रॉब्लम का। फ्री ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव इलेक्शन जो है वो इन मसलों का हल है। और उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप लोग पीटीआई क्या बॉयकॉट करेगा इलेक्शन, तो उसने कहा जी इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। उन्होंने कहा जी ईसीपी जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिजरेबली फेल हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस में, उसने बहुत ज्यादा बायस दिखाया है और उन्होंने जो ये पेशावर हाई कोर्ट का जो ये रूलिंग आज भी आई है ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि कोई भी चीज़ जो है वो पीटीआई के हक में नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे और पूरे भरपूर तरीके से लेंगे। वो कहते हैं जी वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होता इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के साथ, तो बिला वजह वो इंडल्ज कर रहे हैं क्योंकि वो पीटीआई को टारगेट करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो है ये बहुत ही सिचुएशन इस वक्त मुल्क में ग्रेव है क्योंकि 90% ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स जो हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनको जो है फाइल नहीं किए दिया जा रहा, इसके अलावा उनको डराया धमकाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे है? तो इसमें जो है वो काफ़ी आज उन्होंने मीडिया के साथ बात की। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जी पंजाब के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पुलिस के उनको आज कहा है कि जो पीटीआई ने पिटीशन डाली है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने कोर्ट ने नोटिस भेजा है IGP को यानी कि IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को, एडवोकेट जनरल को कि आप अपना रिस्पॉन्स दें इस सिलसिले में कि आप जो कैंडिडेट्स को पीटीआई के को हरास कर रहे हैं एलिजली, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और उनकी पार्टी के लीडर्स को भी कर रहे हैं। 3 member bench led by Justice Chief Justice ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिसेस इसके अंदर दूसरे जो हैं मोहम्मद अली मजहर और मुसरत हिलाली जो हैं वो भी हैं, और ये केस जो है आज एडजर्न किया गया जनवरी 8 के लिए। ये प्रोसीडिंग्स जो हैं लाइव ब्रॉडकास्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और उनकी यूट्यूब पे। पीटीआई के लॉयर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने पहले जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट शोएब शाहीन जिन्होंने की अपील फाइल की थी दिसंबर 22 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पीटीआई के कंसर्न जो हैं उनको आप एड्रेस करें। ईसीपी के रिप्रेजेंटेटिव से जो थे फिर वो मिले थे पीटीआई के डेलीगेशन से और उन्होंने कहा था कि उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन पीटीआई ने फिर अनदर पिटीशन जो है दिसंबर 26 को डाली और उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग डाली ईसीपी के अगेंस्ट, क्योंकि वो कहते हैं जी कि उन्होंने ऐसा किया नहीं है जो आपने उनको हुक्म दिया था वो उस सिलसिले में।
तो पायन फिर अब जो है ये बात हुई है इसके ऊपर। अच्छा जनाब, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं NA 127 के लाहौर के, उन्होंने एक इशू किया है रिटर्न एक डिसीजन टू अप्रूव बीबी जरदारी जो हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स को, और उनकी जो रिजेक्शन है उसको, जो ऑब्जेक्शंस थी उनको रिजेक्ट किया है। ये कंप्लेंट जो थी मोहम्मद एयाज ने डाली थी और उन्होंने कहा था कि बीबी जरदारी जो हैं वो NA 127 नारोवाल के रहने वाले हैं। वो कहते थे कि जी बीबी जरदारी जो हैं वो NA 127 से बिलोंग नहीं करते हैं, वो PPP के चेयरमैन हैं, और वैसे भी उन्होंने जो है अपने डाले हैं पेपर्स अंडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, और वो इसका हिस्सा नहीं है, वो PPP का हिस्सा है। अपैलेंट कोर्ट जो थी उसने फिर ये जो ऑब्जेक्शंस थे ये उसके ऊपर बात करते हुए फिर एतराज किए थे, और नॉमिनेशन पेपर्स जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन आज जो है इसमें इनको इशू कर दिया गया है और अब ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रन कर सकते हैं। इसके अलावा अपैलेंट कोर्ट ब्रांच जो है उसने ऑब्जेक्ट किया था एक अपील जो कि आई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, जो उन्होंने पेपर्स जब अपने नॉमिनेशन के डाले थे NA 130 में, तो उसमें कहा गया था रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कि इसमें जो अकम्पनिंग सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं हैं। हेड ऑफ पाकिस्तान अवामी महाज पार्टी इश्तियाक चौधरी जो है उन्होंने ये अपील डाली थी नवाज शरीफ के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया है, तो ये कैसे इनके जो है पेपर्स ले सकते हैं। बहरहाल जी रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकी नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव करते हुए लिया। इसके अलावा जी तीसरी अपैलेंट जो ट्रिब्यूनल थी उसमें चैलेंज किए गए थे शहबाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर्स फॉर NA 132। शाहिद औरकज़ई जो थे उन्होंने ये अपील डाली थी और उन्होंने कहा था जी कि ये मास्टरमाइंड है शहबाज शरीफ, जो इसके वर्कर्स के ऊपर अटैक किया गया था उसमें, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो डिसमिस करे इसकी ये जो डिसीजन है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस और नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट करे, लेकिन इनका भी नहीं किया गया है। और चौथे केस में अपैलेंट ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में जो है उन्होंने अप्रूव किया अवामी मुस्लिम लीग के चीफ शेख रशीद अहमद साहब का जो पेपर्स जो थे जिनको रिजेक्ट किया गया था उनको आज इन्होंने अप्रूव किया है, और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इनके पेपर्स रिजेक्ट किए थे NA 56 और NA 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रावलपिंडी के लिए। जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ जो हैं उन्होंने फिर नोटिस जारी किए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स को, और उन्होंने कहा जी कि कल आप वापस आए, हियरिंग करेंगे, और दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आपसे इस सिलसिले में बात की जाएगी। इमरान खान साहब और फवाद चौधरी जो हैं उनको जी इंडाइट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट केस के अंदर। 4 मेंबर बेंच ऑफ ECP जो है हेडेड बाय सिंध मेंबर निसार अहमद दुरानी, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया था आफ्टर कंडक्टिंग हियरिंग इन अडयाला जेल। उन्होंने कहा था जी कि ये दोनों जो लीडर्स हैं जो कि जेल में ही हैं उनके बारे में कहा था कि इनके ऊपर ये एलिगेशंस आए हैं, जबकि इन दोनों ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई भी इसके साथ लेना देना नहीं है जो चार्जशीट हमारे खिलाफ की गई है। ECP जो है उसने अब 16 जनवरी तक ये केस जो है इसको एडजर्न किया है। ECP ने इसके अलावा कहा जी कि जो प्रोसीडिंग्स हमने चलाई हैं इमरान खान, असद उमर और चौधरी के फवाद चौधरी के लिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने ECP और जो ECP के चीफ हैं कमिश्नर राजा उनकी बेइज्जती की थी और अपने जो पब्लिक मीटिंग्स की थी और बड़े इंटरव्यूज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर बड़े कंटेम्प्टस रिमार्क्स जो थे वो इस अदारे के और उसके हेड के लिए दिए थे, तो इसलिए इनको ट्राई करना चाहिए। बहरहाल जी अब देखेंगे क्या होता है इस सिलसिले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने आज ऑर्डर दिया है कि खबरदार जो बलोच लोग बलोचिस्तान से इस्लामाबाद के जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो सिट इन कर रहे हैं उनको खबरदार हटाया गया, क्योंकि यहाँ पे शिकायत की थी जो हैं बलोच एक्टिविस्ट समी दीन बलोच ने। उन्होंने कहा जी कि हमारी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है और हमें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और हमें कहा जा रहा है हम यहाँ से उठें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब इनकी पिटीशन सुनी तो उन्होंने आज ऑर्डर दिया है SSP और इस्लामाबाद DC को कि कोई भी इनको यहाँ से नहीं हटाएगा, बल्कि जो नेक्स्ट हियरिंग है उसके अंदर ये दोनों आएंगे और जवाब देंगे। सेमी के जो लॉयर हैं अताउल्लाह कुंडी, उन्होंने भी कहा था कि ये पीसफुल सिट इन है, इसके अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे औरतों को जबरदस्ती हटा के कहा जा रहा है कि बसेस में बैठो। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कंटिन्यूसली उनको हरास कर रही है, उनसे स्पीकर खींच रही है, और ना सिर्फ ये कि बहुत सारे जो हैं और भी काम गलत कर रही है, जैसे कि औरतें और बच्चों को अरेस्ट किया था। बहरहाल उसके ऊपर तो ऑर्डर दिया था कोर्ट ने कि फौरन उन लोगों को रिलीज किया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया था। इसके अलावा काजी फायज ईसा जो है उन्होंने कहा जी कि जो स्टेट है उसको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, और वो चाहते हैं कि मेरे पास जो है इस सिलसिले में ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं इसमें
इसमें गवर्नमेंट अपना कोई सेक्शन ऑफिसर ना भेजे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद आके इसका जवाब दे कि ये जो इलीगल डिसअपीयरेंसेस हैं ये इस मुल्क के अंदर क्यों हो रही हैं, इनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है जी अफगानिस्तान का, वो आज इस्लामाबाद में पहुंचा है। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आज मुलाकातें वो कर रहे हैं ताकि रिड्यूस की जाएगी जो टेंशन्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में उनको, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिस और मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने बड़ी दफा कहा है कि जो टीटीपी जो है वो उसको अफगानिस्तान की सॉइल पे फ्री हेवन मिला हुआ है और वो वहां से जो है पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं। दिस डेलीगेशन इज लेड बाय सीनियर तालिबान लीडर, कंदहार के जो गवर्नर हैं मुल्ला शीरी अखुंद, वो लेकर आए हैं और इसमें से 9 ऑफ 10 मेंबर्स जो हैं वो अफगान डिफेंस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के ऊपर हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टेरर के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं इनके ऊपर बात की जाए और पाकिस्तान जो कॉन्स्टेंटली काबुल को क्रिटिसाइज इसमें कर रहा है तो उसके अंदर जो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई है उसके ऊपर बात करें और चीजों को सुलझाने की तरफ जाएं। तो जनाब ये सब चीजें जो हैं अब कैसे चल रही हैं तो इस पे बात होगी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है जी और इसके मुताबिक पीटीआई की न्यूज़ है कि 303 लोग जो कि फ्रांस एयर लाइन के अंदर जो बैठे हुए थे और जो वापस आए उनमें से 66 लोग जो हैं उनका ये इरादा था कि उनको निकरागुआ में लेके जाएंगे और फिर उनको ह्यूमन ट्रैफिक किया जाएगा और यूएसए में भेजा जाएगा। ये जो 66 लोग हैं इन्होंने तकरीबन 60 to 80 लाख रुपीस के करीब जो पैसे हैं एजेंट्स को दिए थे। ये जब वापस तैयारा इंडिया भेजा जा रहा था तो इसमें से 27 जो थे उन्होंने तो सोचा कि वो फ्रांस के अंदर ही रहेंगे और 276 जो थे उनको वापस इंडिया में लाया गया था दिसंबर 26 को। इसमें से जो बहुत सारे लोग थे वो माइनर्स थे, बच्चे भी थे। एसपी सीआईडी क्राइम एंड रेलवे संजय खैरत ने कहा है कि पुलिस ने इनमें और इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने 55 जो है इनमें से लोगों के रिकॉर्ड किए हैं और पता चला है कि ये लोग जो यानी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं और उससे पता चला है कि जी इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ 8 से 12 जमातें पढ़े हुए हैं और ये ज्यादातर गुजरात के रहने वाले हैं और ये 15 गुजरात में जो एजेंट्स हैं ये इनसे पैसे ले लेके और इनको पहले अहमदाबाद से दुबई भिजवाते हैं, दुबई से ये निकरागुआ जाते हैं और निकरागुआ में पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है जो इनको क्रॉस कराता है यूएस बॉर्डर। सीआईडी जो है उसने अब जो है ये केस सीबीआई को भी दिया है और वो कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे और कहां से हो रही हैं। इसके अलावा उनको ये भी पता चला है कि 50 से 60 लाख रुपया देने के बावजूद भी ये लोग अपने फ्लाइट के टिकट्स भी देते हैं और 1000 से 3000 यूएस डॉलर्स जो हैं वो भी अपने पास रखते हैं ताकि वहां पे जब पहुंचे तो खर्चा कर सकें। तो आज फिर से जो है दुनिया में ही सिर्फ नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत आवाज उठाई कि अगर जो मोदी जी कह रहे हैं बड़ी शाइनिंग इंडिया है तो अगर शाइनिंग इंडिया है तो फिर ये सब लोग जो हैं भाग भाग के क्यों जा रहे हैं और खास तौर पे गुजरात स्टेट से जहां के गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मोदी जी खुद रहे हुए हैं। तो इतनी अगर जबरदस्त लाइफ है हिंदुस्तान में और खास तौर पे गुजरात में जिसके गुजरात मॉडल की बड़ी बात करते हैं मोदी जी, तो फिर वहां से लोग जो हैं भाग भाग के इलीगली, यानी लीगली तो इट मेक्स सेंस लेकिन इलीगली भाग के वहां से हिंदुस्तान को छोड़ना क्यों चाहते हैं तो उसके ऊपर आज बात उठी है। फाइनेंशियल टाइम्स को मोदी जी ने आज एक इंटरव्यू दिया। आपको पता है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बिल्कुल करते ही नहीं है। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो एक की थी उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने, उसके बाद से तो कभी हुई नहीं है ज्यादा और मेरे ख्याल में बिल्कुल ही बल्कि नहीं हुई हैं। तो मोदी जी ने आज बड़ा रेयर वैसे भी वो देते हैं अपना इंटरव्यू, तो आज फाइनेंशियल टाइम्स को दिया जिसमें कि उनसे पूछा गया कि जी मुसलमानों के साथ आपके मुल्क में बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, यहां तक कि उनका रहना मुश्किल हो गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मोदी जी ने कहा जी कि सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, एक हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे मुसलमानों को सेफ हेवन दिया गया है और वो बहुत ही खुशी खुशी यहां पे रह रहे हैं और बड़े बल्कि प्रॉस्पेरिटी से ये रह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का कोई फीलिंग ही नहीं है कि वो किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ भेदभाव करें। यहां पे कोई भी जो है वो एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि जी एंटी मुस्लिम हेट स्पीच जो है वो तो बीजेपी के रूल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मोदी जी ने कहा कि ये तो हमारे क्रिटिक्स जो हैं ये उनका ओपिनियन है एंड दे आर फ्री टू एक्सप्रेस व्हाटएवर दे वांट टू।
लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो बड़े बिल्कुल सही वैल्यूज के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये जो ऐसी जो एलिगेशंस हैं, ये जो इंडियन लोगों की इंटेलिजेंस है उसको अंडरमाइन करते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी के ऊपर, और बाकी लोग जो है आउटसाइडर्स जो हैं वो इंडिया की इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्होंने कहा जी कि 1947 में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी तो ब्रिटिश जो थे उनके भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस थे, और उन्होंने भी कहा था कि ये मुल्क सरवाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन उनकी तमाम प्रिडिक्शंस और प्री कंसेप्शंस जो थे वो बिल्कुल बुरे तरीके से फेल हो गए हैं। और जो मेरी गवर्नमेंट है उसके बारे में भी लोगों के बड़े डाउट्स थे, और वो भी हमने सब गलत प्रूव किए हैं। गाजा की वॉर के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि क्यों हिंदुस्तान जो है अभी तक उसने कुछ कॉन्क्रीट ना तो बात की है ना उसके ऊपर कोई आवाज उठाई है, तो मोदी जी ने कहा कि हमने बेशुमार जब से ये वॉर शुरू हुई है ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा को दी है, और हमने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात की है, और हम जो हैं पैलेस्टाइन के अंदर तमाम लीडर्स के साथ जो है इन टच हैं, यानी कि हमास के भी और इजराइल के भी। और वो कहते हैं जी कि अगर इंडिया इस वॉर को रोकने में कामयाब हो सकता है और पीस की तरफ दुनिया को ले जा सकता है तो वो अपना रोल जो है वो ज़रूर प्ले करेगा। तो ये पायन अज जड़ा है वे बड़िया गल्लां जड़ियां ने ये आईयां। ठीक है जी पायन, ठीक हो, खुश हो गए जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जनाब, रणवीर कपूर साहब जो हैं जी वो आज देखे गए सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस के कपड़े पहने हुए और रोहित शेट्टी के साथ। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी जो है बड़े मशहूर हैं, सिंघम जो अपनी वो सीरीज लाते हैं जिसके के अंदर डिफरेंट लोगों को वो जो है वो पुलिस का रोल देते हैं। तो लोगों को लगा कि जैसे जो है रणवीर कपूर भी शायद इनकी कोई सिंगम विंगम टाइप की फिल्म आ रही है, पुलिस के कपड़े पहने हुए, बड़ी बड़ी मूछें किए हुए और रोहित के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नीचे उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो है दोनों साथ में आ रहे हैं एक एड शूट के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं। तो लोग जरा जो है वो थोड़े वो हुए, निराशा हुई यानी कि उनको। और जनाब कुछ दिन पहले करण जौहर साहब ने बड़ी तारीफ की थी सल्लू भाई की। उन्होंने कहा था जी कि मैं जब एक फिल्म बना रहा था तो उसके लिए मैंने इसको एक छोटा सा रोल ऑफर किया था और इसने बिल्कुल ना नहीं की थी और फौरन आ गया था, तो अब मैं इसके साथ एक बड़ी फिल्म बनाऊंगा। उस फिल्म की आज कुछ डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं कि करण जौहर साहब वाकई सीरियस हैं सलमान खान साहब के साथ फिल्म बनाने में। इस फिल्म का नाम होगा द बुल, और इसका आज मुहूर्त शॉट जो था, आज नहीं, इसका मुहूर्त शॉट मुंबई में हुआ था दिसंबर 29 को। इसको बनाएगी धर्मा प्रोडक्शंस और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विष्णु वर्धान। सलमान जो हैं ब्रिगेडियर फर्रुख बलसारा का रोल प्ले करेंगे और ये फिल्म होगी बेस्ड ऑन ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, जिसमें कि इंडियन फोर्सेस जो थी वो मालदीव्स में गई थी और वहाँ पे जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम जो थे उनको और जो उनके जो बिजनेसमैन साथी थे अब्दुल्ला लुत्फी, जिन्होंने के कू करने की कोशिश की थी, गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की थी, उससे गवर्नमेंट लेके प्रेसिडेंट मामून गयूम जो है उनको उनकी गवर्नमेंट लौटाई थी और बड़ी बहादुरी से जो है इनको जो रेबल्स थे इनको ख़त्म किया था। ये जो फिल्म है ये तकरीबन अब इसकी वैसे तो शूटिंग शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि सलमान खान साहब भी 3.5 आवर्स एवरी सिंगल डे अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ये सोल्जर दिखें। ऑलरेडी इतने मोटे तासे मस्कल बनाए हुए हैं पाजी ने, तो अभी और क्या करेंगे। और जनाब नेटफ्लिक्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त आज जो सीरीज एक आने वाली है किलर सूप, जिसके के अंदर नज़र आएंगे मनोज बाजपेयी और जो है कोंकणा सेन। तो इसमें ये जो हैं ये रोल्स जो हैं कोंकणा सेन उमेश के रोल में स्वाति के रोल में नजर आएंगी और मनोज जो हैं वो नजर आएंगे उमेश के रोल में। इसमें जो मनोज हैं वो उनका डबल रोल रहेगा और स्वाति जो हैं उनके साथ इनमें एक रोल में इनको प्यार होएगा, दूसरे में ये कुछ साइको से नजर आएंगे। तो बड़ा ही बिजार क्राइम थ्रिलर है। तो आज लोगों को बड़ी इसके ऊपर वो हुई और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब लॉन्च किया जाएगा। और जनाब गाजा के ऊपर जो बोल रहा है उसको हटाया जा रहा है, जैसे कि आपको पता ही है, आपको सुनाई अभी आपने आरफाबाजी से कल हुआ था ये कि वो जो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट है उनको फाइनली रिजाइन करना पड़ा। इतना उनके ऊपर जो है वो अब आग बरसाई बातों से। आज फ्रेंच कोर्ट जो है उन्होंने अल्जीरियन फुटबॉलर यूसुफ अतल जो हैं
उनको 8 मंथ का सस्पेंशन दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया था एक गाजा के वॉर का कुछ एक पोस्ट। नीस की जो क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया के ऊपर, इसने हेट्रेड जो है वो फैलाई है। अतल जो है वो लीग 1 टीम नीस के साथ खेलते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इनको कहा कि आपको $49,000 जो हैं वो भी पेस्ट करने पड़ेंगे। इन्होंने एक रीपोस्ट की थी वीडियो प्रीचर महमूद अल हसनात की अपने 3.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ एग्जैक्टली 5 डेज आफ्टर द अक्टूबर अटैक, और उसमें जिसमें कि उन्होंने महमूद अल हसनात ने कहा था कि छोटे बच्चों को और बूढ़ों को और औरतों को जो है इजराइल मार रही है। अतल ने उसके बाद वो वैसे डिलीट कर दी थी पोस्ट और उसके बाद अपोलोजाइज भी किया था, लेकिन फिर भी नीस की गवर्नमेंट ने कहा तुमने इसको बैड इंटेंशन से फैलाया है। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट साक्षी मलिक। आपको पता ही है इंडिया की बहुत ही ब्रिलियंट रेसलर थी जिन्होंने बेशुमार जो है मेडल्स जीते थे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। उन्होंने वो कह रही हैं अब जी कि जब से मैं ये ब्रिज भूषण सिंह जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया की जो रेसलिंग फेडरेशन के, तो जब से उनके खिलाफ बात कर रही हूँ तो वो जो हैं मेरी माँ को थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ब्रिज भूषण सिंह के जो गूंज हैं दे हैव बिकम एक्टिव वंस अगेन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर कर रही थी अपने घर पे, और इन्होंने कहा जी कि ये हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी माँ की तरह है रेसलिंग फेडरेशन और हम उसके साथ बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि उनकी भी माएँ और बहनें और बेटियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। इस फेडरेशन का कोई भी हेड हो सकता है, लेकिन संजय सिंह जो कि ब्रिजभूषण का साथी है उसको नहीं होना चाहिए। और हम कोई रेसलिंग के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ना तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ठीक किस्म के लोग आएँ ताकि ये रेसलिंग जो है सेफ एनवायरनमेंट में हो सके फॉर अपकमिंग रेसलर्स। और जो संजय सिंह साहब हैं उनका बिहेवियर सबके सामने ही है, हम वो हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं फेडरेशन के मामलात में और हम नहीं चाहते हैं कि वो रहें, तो उनको हटाया जाए। ये थी आज की हमारी न्यूज़ एंड बकिया की न्यूज़। हम 15 मिनट ऊपर चले गए आज, माजरत। और